अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है अकाउंटिंग की और कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको जो हूँ ये बताऊँ कि अकाउंटिंग का पेपर कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्किंग कर ली है अपने पास और इस वर्किंग को भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, और इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि टाइम वगैरह कितना इसमें जो है ना वो हमें चाहिए होता है, यानी कि कितना टाइम एलोकेटेड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि टाइम एलोकेट जो है वो कितना है, 3 आवर्स है। ठीक है, तो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं कि आपने पेपर सॉल्व करना है। और मार्क्स की बात अगर हम करें तो मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये तो मार्क्स की बात हो गई। अब इस जो 100 नंबर का पेपर है ये आपका आता है 3 सेक्शन के ऊपर, यानी कि इसके अंदर 3 सेक्शन आपको पेपर में मिलेंगे। सेक्शन ए मिलेगा आपको, जो कि ये है सेक्शन बी और सेक्शन सी। अच्छा, सेक्शन ए जो है ये एरो देखें जा रहा है एमसीक्यूज, यानी कि यहाँ पर आपको ए में एमसीक्यूज मिलेंगे। कितने मार्क्स के मिलेंगे? 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक हो गई बात, यानी कि आपका जो सेक्शन ए आएगा वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक हो गई। अच्छा, 20 मार्क्स में आपको कितने क्वेश्चंस होंगे? इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। अच्छा, आज से अगर हम बात करें तो इससे पहले 2 साल, यानी कि जो पिछले 2 पेपर्स गुजरे हैं उसमें क्या हुआ था कि वो कुछ ना कुछ कोरोना का उसमें कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आ रहा था इन्वायरमेंट में, तो इसकी वजह से एग्जामिनर ने पेपर पैटर्न को चेंज किया था। अच्छा, ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं 20 मार्क्स, ये आज से 2 साल से पहले अगर आप जाएं तो जितने भी साल अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें 20 मार्क्स का ही अकाउंटिंग का पेपर मिले, एमसीक्यूज आए अकाउंटिंग के पेपर में। लेकिन अगर हम बात करें आपसे पिछले 2 सालों की तो उसमें एग्जामिनर ने ये 40 मार्क्स के भी एमसीक्यूज पूछे हैं और 50 मार्क्स के भी पूछे हैं। अच्छा, इस अटैम्प्ट में कितने मार्क्स का आएगा ये हम एक दफ़ा एग्जामिनर का जो है वो फॉर्मेट देख लेंगे नया कि भाई उसने अपडेट किया है या वो पुराना है, वो हमें गाइड कर देगा। तब तक जो है आपको मैं जो पुराना फॉर्मेट है, जो नॉर्मली फॉर्मेट चल रहा है, जो चलता आ रहा था, हम उसके ऊपर बात करेंगे और हो सकता है इस साल भी उसी को दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी एमसीक्यू सेक्शन है की। सेक्शन बी की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का है और इसमें आपके पास होते हैं 6 क्वेश्चंस। ठीक है, देखें एक तो बात हो गई कि ये 50 मार्क्स का होता है और 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं। अच्छा, अब आपने करने कितने हैं? ओनली 4 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। आपने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस क्या करना है आपने सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने मार्क्स का हो गया? आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपका हो गया कोई 40 मार्क्स, सॉरी फॉर 12.5 मार्क्स, 12.5 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आपके 50 नंबर के हो जाएंगे। अगेन पिछले 2 सालों से इस फॉर्मेट में भी थोड़ा सा एग्जामिनर ने चेंजेस करी है, लेकिन नॉर्मली आपका ये 50 मार्क्स का ही पेपर सेक्शन सी बी आता है। सेक्शन सी की अगर बात करें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन से पर्टेन करता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपके पास कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये अगर आप सम करें 50 आपका सेक्शन बी था, 20 मार्क्स आपका सेक्शन ए है और 30 मार्क्स आपका सेक्शन सी है, तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स टोटल। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करने को आते हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको करना होता है और ये कंपलसरी है। जैसे कि सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन कंपलसरी था, एक ही क्वेश्चन है और आपको सारे उसके आंसर्स देने हैं, यानी कि जितने भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20 के 20 आपने आंसर देने हैं, कोई चॉइस नहीं है। इस ही तरह से आपके पास सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आपने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट में चॉइस होती है, वो फिर जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। चलें, ये तो बात हो गई आपके कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है, इसमें सेक्शन कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
टाइम एलोकेटेड मैंने आपको बताया 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। उसमें आपके पास 30 जो मिनट्स होते हैं उसमें आपने सेक्शन ए करना होता है, बाकी के 2.5 आवर्स होते हैं उसमें आपने अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीट करना होता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे हम चलें तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है कि भाई चैप्टर्स, यानी कि अकाउंटिंग में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो चैप्टर्स के नाम है, चैप्टर 1 में है आपके पास इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कुछ अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, किस तरह से की जाती है। फिर हमारे पास जनरल है, इसके बाद हम अपना जनरल का क्वेश्चन करेंगे और इसके जो है हम कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आपस में लिंक्ड है। और क्वेश्चन चैप्टर 4 आपके पास कैश बुक, पेटी कैश बुक का है। फिर चैप्टर 5 आपके पास स्पेशल जर्नल का है। चैप्टर 6 आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन का है। चैप्टर 7 में है करेक्शन ऑफ एरर्स। और आखिर में चैप्टर 8 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि सेक्शन सी में आता है। अच्छा, तो आप क्या करें, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर मैं बात करता हूँ आपसे मज़ीद चीज़ों के ऊपर। तो इसका आप स्नैप ले लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक तो आप इसका स्नैप ले लें, फिर उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से स्क्रीन पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको भी अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। चलें, अब बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर। हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। सही है, चलें अकाउंटिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फिर हम बात करते हैं। तो अच्छा, देखिए अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है हमारे पास लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। अच्छा, ये सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक काफ़ी जो है रिनाउंड फील्ड है। पाकिस्तान में है ये, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो अकाउंटिंग जिनको मतलब प्रोफेशनली सीखनी होती है, तो वो इस फील्ड को चूज़ करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इस डिग्री को मतलब सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट यानी कि अमेरिका का जो ये AICPA, जहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन क्या जो है वो हमारे सामने रखी है। देखो, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब आप बोल रहे होंगे इतनी मुश्किल डेफिनेशन ये क्या है। चलें थोड़ा सा इस डेफिनेशन को आसान करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ को अपने पास कैसे सेव करते हैं, इसको आप रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं घर की कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है, तो आपको आपके घर वालों ने बोला भाई ये ले आना, भाई वो ले आना है, मतलब कोई आपको 10-12 चीज़ें बोल दी। अब आपने बोला यार मैं तो जो हूँ ये सब चीज़ें याद नहीं रख सकता, तो आप क्या करेंगे, आप इन सब चीज़ों को एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। इस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या होगा? इस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो जब जाएंगे आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी, और दूसरा आप जो है वो कैलकुलेशन करने भी आपको आसानी होगी, भाई ये चीज़ इतनी क्या आई उसके सामने आप लिख भी सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हम अपने घर में भी कर रहे होते हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक है ना, तो बेसिकली कैलकुलेशन या हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, सम कर रहे होते हैं चीज़ों को। सही है, हम देख रहे होते हैं, टोटल कर रहे होते हैं कि भाई कितना हमने इसका टोटल बनाया, ये वो एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या कि
रिकॉर्डिंग का मतलब है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। क्लासीफाइंग, ये मैंने एरो बनाया, ठीक है, ये एरो मैंने बनाया। 2 मिनट। अच्छा, एरो जो बनाया है ये इसलिए बनाया है कि मैंने आपको बताया कि क्लासीफाइंग किसी चीज़ की क्लास, क्लासीफाइंग का मतलब है आप उसको क्लास देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला भाई कि हम किसी चीज़ को क्लास देना, भाई ये फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी का, ये इस क्लास का बंदा, ये इस नेचर का बंदा, ये इसकी जो है ना वो एक क्लास ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमारे पास 5 है, ठीक है। अकाउंटिंग के ये जो 5 क्लासिफिकेशन है ये हेड्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर मजीद हमारे पास अकाउंट्स निकलते हैं। अब ये हमारे पास जो 5 क्लासेस हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। जिसको ये पिलर्स समझ में आ गए, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको ये पिलर्स हैंडल करना आ गए, वो अकाउंटिंग का बादशाह है, वो अकाउंटिंग का बादशाह है। सही है। तो आप लोगों ने जो है अपनी अकाउंटिंग अगर मजबूत करनी है तो आपको इन 5 पिलर्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब ये क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो किस क्लास से पर्टेन करती है, क्या वो एसेट से पर्टेन करती है। अब ये एसेट क्या है, ये एक्सपेंस क्या है, ये मैं आगे आके इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। पूरा मैंने एक थ्योरीज के वो बनाई हुई है, सब कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं आपको तफसील समझाऊंगा। अभी समझना इसका बेकार है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये तफसील समझने वाली चीज़ है। फिलहाल आप समझने के लिए कि ये समझेंगे भाई क्लास के 5 नाम है, ठीक है, आपको उसको किस क्लास में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये आप होगी क्लासिफिकेशन। एंड समराइजिंग का मतलब ये है कि आप उसको समराइज, यानी कि आप उसको शॉर्ट तरीके से आपने उसको लिखना है, शॉर्ट तरीके से आपने उसको समअप करके रिकॉर्ड करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड समराइजिंग है ना, सिग्निफिकेंट मैनर, ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग के ऊपर पैसे इन्वॉल्व हो, यानी कि उसमें मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, ख्याली बातें ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप बैठ के ख्याली बातें कर रहे हैं कि भाई मैंने आज ना 5 लाख रुपए की सेल कर दी आज, जबकि आपने एक्चुअल में नहीं करी, तो ये ख्याली बात है। ख्याली बातों की अकाउंटिंग नहीं है यहाँ पर। एक्चुअल में आपने क्या करो, एक्चुअल में आपने जो है ना वो अपने या तो पेमेंट करी होगी या आपको पैसे मिले होंगे, इस तरह से, यानी कि मनी आपके पास से गई होगी या मनी आपने रिसीव करी होगी, पैसे। ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास पूरी डेफिनेशन है, इसको भी देखेंगे। ट्रांजेक्शन इन इवेंट आपको शॉर्ट करके समझाऊं तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल सेल हो गई, ठीक है, सेल होना। आप अपनी शॉप पे या आप अपनी दुकान पे बैठे हुए या आप अपनी कंपनी में या आप कहीं भी हैं, ठीक है, आपसे आपका कस्टमर आके कोई चीज़ परचेज करता है, वो कहता है भाई मुझे जो है ना 5 जो है वो आइटम्स चाहिए, तो ये उसने आपको ऑर्डर दिया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक ट्रांजेक्शन, हम ही कहेंगे ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, एक इवेंट हुआ, ठीक है। तो यानी कि कोई भी सिनेरियो जब क्रिएट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है ना, ठीक है। आपने सेल करी है या आपने परचेज करी है या आपने अपनी सैलरीज पे करी हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ट्रांजेक्शन कहेंगे। भाई ये आपने ट्रांजेक्शन हैं, तो हमने करना होता है इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, लाजमी उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। which are in part or which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी थी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ऊपर, क्या कि बिजनेस पोजीशन है, यानी कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जो आपकी बिजनेस की पोजीशन आपको बताएगी, ठीक है। इन सब का रीज़न क्या है, ये सब करने का की वजह क्या है, इन सब की वजह ये है कि आपने अपनी बिजनेस की पोजीशन चेक करनी है, या आप अपने अपने बिजनेस को चलाना है, या आपने अपने बिजनेस का डाटा एक जगह समेटना है, ठीक है। हम बिजनेस चलाते हैं तो हम उसके फिर रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस का रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या है।
तो बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमें बताती हैं कि आपने कितनी सेल्स करी, कितनी परचेज करी पूरे महीने में या पूरे वीक में या पूरे साल में, ठीक है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब ये कि आपकी बिजनेस की पोजीशन पता चलेगी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट जो इंटरप्रेटिंग मतलब आपको फिर वजाहत मिलेगी इसकी कि भाई आपके रिजल्ट्स क्या चल रहे हैं, आपको जो बिज़नेस है उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, सही है ना, फ़ायदा है या नुकसान है, या अभी कुछ इसमें कमियां हैं, या कुछ अच्छा बहुत बेहतर चल रहा है। इस तरह से रिजल्ट दौरान का मतलब है कि उसका रिजल्ट क्या शो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये अब थोड़ी सी स्क्रीन और बड़ी हुई है, ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। नहीं, ये अब सही। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स मकासद क्या अकाउंटिंग करने के। सबसे पहला मकसद है, तमाम मकसद पढ़ लेते हैं एक एक करें। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, एक सिस्टम के ज़रिए, एक सिस्टम के थ्रू आपने अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। क्या मतलब सिस्टम के थ्रू, यानी कि आपको कोई आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, कोई आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास कोई रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी इन जो भी रिकॉर्डिंग हो उनको परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल इसकी वो बात कर लेते हैं कि आजकल बहुत सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इनके नाम है क्विक बुक है, ज़ीरो है, पीच ट्री है, सही है। कंपनी के अपने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिस पर अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका मकसद क्या है कि आपने जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका मकसद है कि आपके पास जो है ना वो एक सिस्टम के थ्रू चीज़ें चलें, आपके पास आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप जब चाहें अपनी बिजनेस की पोजीशन उसमें से इजीली देख सकें, ठीक है। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर आप ख्यालों में रहेंगे, आप बोलेंगे आज तो मैंने शायद इतनी की सेल की, आज तो मैंने शायद 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 नहीं करना है, आपने रिकॉर्ड करना है। दूसरा ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्टिव्स में दो तीन ही पढ़ेंगे, तीन चार ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो बस देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताई थी क्या, कि भाई सेल्स आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है और आपकी कॉस्ट आप जिस चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, तो आपने खरीदी भी होती है ना। अगर आपने 1.5 लाख की बेची है तो आपने खरीदी थी 1 लाख की, तो ये ब्रैकेट लगा के मैंने उसमें से माइनस कर दिया। और ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का बता रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। तो जब आप अपनी सेल्स में से कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हम उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे आगे कि इंशाल्लाह, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपके कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या माइनस कर दें, आप एक्सपेंसेस माइनस कर दें, ठीक है। एक्सपेंसेस 20,000 के जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं, तो फिर आपके पास क्या आते हैं, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाया, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर वर्किंग करके बताई। तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का बात है जब आप सेल्स में से अपनी सिर्फ कॉस्ट माइनस करें, और आपके पास नेट प्रॉफिट का बात है जब आप अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस करें। अच्छा, तो यानी कि हमें हमें देखना हो कि भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको भी देख सकता हूँ। और मुझे अगर देखना हो कि मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो मैं उसको भी मालूम कर सकता हूँ। थर्ड में लिखा हुआ है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने आपको बताया था अभी कि बिजनेस पोजीशन को कहते हैं। इसका नाम दूसरा बैलेंस शीट भी है, अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहें। ऑफ अ फर्म, फर्म को कहते हैं कंपनी भी। एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है कि भाई आपका ईयर कौन सा है, आपका क्लोजिंग ईयर कौन सा है। नॉर्मली हर ईयर का क्लोजिंग जो होता है वो दिसंबर होता है, दिसंबर 31 तक होता है, ठीक है। तो इस साल का जो क्लोजिंग होगा वो 2022 होगा, 31 दिसंबर 2022। कुछ कंपनीज का जून होता है तो उनका 30 जून 2022 होगा। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है या स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, ऊपर एक वर्ड है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, पीरियड हो या फाइनेंशियल ईयर हो, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि आप किस ईयर के लिए काम कर रहे हैं। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 2022 के लिए कर रहे हैं, 21 के लिए हम कर चुके हैं। तो आपका जो ईयर होता है ना, वो जो करंट ईयर होता है, चल रहा होता है, वो होता है। इसे इस साल जो लोगों का कंपनीज का ईयर होगा वो 2022 होगा फाइनेंशियल ईयर। बाय वे ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ठीक है, बिजनेस पोजीशन बैलेंस शीट की बात है।
फोर्थ पे क्या है, टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को थोड़ा सा आसानी होता है कि भाई के कंट्रोल करने में। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी ये देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा हो गए, कम हो गए बिजनेस में, ठीक है, या और भी हमारे पास कंट्रोल करने के मेथड्स हमें पता चल जाते हैं, या हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो है बिजनेस किस तरह से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के द वेरियस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर इज फॉलोस। 5 फंक्शन है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने जो पैसे के लेन देन है उसको रिकॉर्ड करने को आप क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग मैंने आपको बताया था, हमारे पास 5 पिलर हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस ट्रांजेक्शन ही आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड यूज़ करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। और ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है वो सिनेरियो क्रिएट होता है, कोई भी रीज़न बनता है रिकॉर्ड करने का, वो रीज़न जो है ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। रीज़न सेल्स हो सकती है, रीज़न एक्सपेंस हो सकता है, रीज़न परचेज हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। 3 में क्या है, पर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग समराइज क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, इट इज डन इन अ मैनर विच इज यूजफुल टू द इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कहते हैं जो बिजनेस के, जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ हैं या उसके अपनी जो स्टाफ है। और जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं वो कहते हैं जो बाहर के लोग हैं, यानी कि इस बिजनेस कंपनी से बाहर के लोग, उसको कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा, 4 पे क्या है, इंटरप्रेटिंग। इट इम्प्लाइज एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट वही आप बिजनेस पोजीशन को समझ लें, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में वैसे आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बिजनेस बैलेंस शीट जो है हम बनाते हैं, कैश फ्लो अकाउंट होता है, ये भी आप लोग कोर्स में नहीं है इतना। हाँ, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है बस, वो फिर हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आई थ्योरी याद करनी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करा हुआ आता भी नहीं, आज तक आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। हाँ, करना है क्या, सिर्फ समझने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि थोड़ा अकाउंटिंग आपको पता चले क्या होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर ये है कि अकाउंटिंग आल्सो सर्व्स एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटरप्राइज टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिर्फ आप इतना समझ लें कि ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो हम अपने बिजनेस को कैसे लेके चल रहे हैं, सही है ना। यानी कि हम क्या इकोनॉमी जो हमारी चल रही है मुल्क में उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं, सही, उसको हम फ़ायदा भी दे रहे हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये थ्योरी आपको पेटी वाला बुक में भी मिल जाएगी, ये मैंने वहीं से कॉपी की है। थोड़ा सा आपको अगर साफ वर्डिंग दिखनी तो आप उसको वहाँ से भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास किस तरह की अकाउंटिंग है, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग के सिस्टम है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो बेसिक सिस्टम है वो है 3, ठीक है। एक है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा है मर्केंटाइल या अक्रूवल। ज़्यादातर अक्रूवल का वर्ड यूज होता है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है, और मिक्स्ड अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ओनली एक्चुअल कैश रिसीट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट। अच्छा, रिसीट का मतलब क्या है यहाँ पर, और पेमेंट का मतलब क्या है। रिसीव का मतलब ये है कि आपने रिसीव करना है, ठीक है, आपने लेना, कैश आपने लिया है, कैश लिया। पेमेंट आपने मतलब ये कैश आपने दिया, तो यानी कि पेमेंट का मतलब है कैश देना, पेमेंट करना, और रिसीट का मतलब है कैश लिया। तो यानी कि अगर आप अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश के बेसिस पे कब होंगी, जब उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी, उधार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कि कहाँ लिखा हुआ है, द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे उधार पे लेन देन ना हो, उधार पे आपने चीज़ें बेची ना हो, आपने उधार पे खरीदी हो, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी उधार ट्रांजेक्शन कहलाएंगी। और वो अगर है इसमें तो वो कैश बेसिस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कैश में आपने रिसीव किया या पे किया हो, ठीक है। टिल एक्चुअल कैश इज रिसीव और पेड। अक्रूवल सिस्टम क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, वेदर ऑफ कैश और क्रेडिट नेचर, या तो वो कैश नेचर की हो या वो क्रेडिट नेचर की हो, इन द बुक्स।
सही है। यानी कि अक्रूवल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो उधार की ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी क्या होंगी, अक्रूवल सिस्टम की आएंगी। सही है, यानी कि जिसमें आपने कैश की इन्वॉल्वमेंट ना की हो। मिक्स्ड अकाउंटिंग क्या, मिक्स्ड अकाउंटिंग में दोनों कैश भी होती है और अक्रूवल यानी कि मर्केंटाइल भी होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक डेफिनेशन आती है ट्रांजेक्शन की। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं ट्रांजेक्शन होती क्या है। ठीक है, द ट्रांजेक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। मैंने आपको बताया था कि कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कोई वजह जो बन रही है। एक्सटर्नल इवेंट, इवेंट भी क्या होता है, इवेंट भी ये होता है कि जिसमें एक सिनेरियो बन रहा होता है, एक रीजन बन रहा होता है, कुछ हो रहा होता है उसमें, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब ये कि बिजनेस पोजिशन वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग्स, मैंने रेड को अंडरलाइन से किया हुआ है, ब्रिंग्स चेंज, यानी कि ट्रांजेक्शन वो चीज़ है जो आपके बिजनेस में चेंज लाती है। कैसे चेंज लाएगी, फॉर एग्जांपल आपकी पहले, फॉर एग्जांपल इसको अज्यूम कर ले, मार्च के मंथ में आपकी जो सेल्स थी वो थी 50,000 की। ठीक है, अब अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में आपकी सेल्स हो गई 60,000 की। बेसिकली यहाँ पर चेंज आया 10,000 का। ये क्यों चेंज आया होगा, आपकी सेल्स बढ़ गई होगी। तो ब्रिंग्स चेंज, ये जो चेंज आता है ये किस वजह से आता है, ये ट्रांजेक्शन्स की वजह से आता है। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, सही है, रीज़न बना होगा, आपके पास कस्टमर आया होगा, कस्टमर ने आपसे ख़रीदा होगा, फिर उसने आपको पे किया होगा, आपकी सेल्स बढ़ गई होगी। बात समझ रहे हैं। चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दो तरह की ट्रांजेक्शन है, कैश और क्रेडिट। पीछे हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था भाई, कैश ट्रांजेक्शन वो होती है कि जहाँ पर हर ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व इमीडिएट कैश, इमीडिएट कैश यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट कैश का फ़ौरन आपको हाथ के हाथ कैश मिल जाए, ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन होती है। या आपको चेक मिल जाए, यानी कि आप बैंक में आप डिपॉजिट करवा दें, ठीक ठीक है, वो भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। रिसीट और पेमेंट, या पेमेंट हो या रिसीव आपने किया हो, कैश इसमें इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर कैश, आपने कैश में मिस्टर एक्स को गुड्स सोल्ड किया 8,000 की। तो आपने जब उसको गुड्स सोल्ड कर दी उसने आपको 8,000 पैसे कैश दिया होगा, ये आपकी ट्रांजेक्शन कैश कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग। यहाँ एक्सटर्नल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप सेल अपने बंदों को नहीं करते, आप अपने बिजनेस एम्प्लॉयज़ को सेल नहीं करते, आप ज़्यादातर बाहर ही करते हैं। ठीक है, यानी कि करेंगे भी तो वो आपसे लेंगे, लेकिन आप उनके लिए नहीं बैठे हुए, आपने बिजनेस उनके लिए नहीं खोला, आपने बिजनेस खोला है बाहर के लोगों को बेचने के लिए। ठीक है ना। इम्तियाज़ में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सारा का सारा जितना भी माल रखा होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का माल होता है, वो सारे इनके एम्प्लॉयज़ से नहीं खरीदते, खरीदता कौन है, बाहर के लोग। ठीक है, तो यहाँ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन एक्सटर्नली होती है, बाहर से आके लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं। नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश, रिसीट और पेमेंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जहाँ पर डायरेक्ट कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि जहाँ पर उधार इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज़ आप जाते हैं, सही है, इम्तियाज़ में आपने जो है ना वो कोक का एक परचेज कर लिया, 6 का कार्टन जो होता है। अब आपने बोला भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, उसने बोला भाई अलाउड नहीं है, आपको कैश देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इम्तियाज़ में या चेज़अप में आपको उधार की ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन अलाउड है। लेकिन आप कहीं जाते हैं किसी अपने दोस्त यार के पास दुकान पे, तो आप उससे अगर कोई चीज़ लेके आते हैं तो आप वहाँ पर उधार की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और वो आपको दे भी देगा, बोलेगा सही है मुझे पैसे आप बाद में दे देना। तो ये कहलाती है उधार की ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि जहाँ पर इमीडिएट कैश और पेमेंट इज कॉल्ड इन नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश और पेमेंट, यहाँ था इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व, यहाँ है नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने परचेज करी है मिस्टर वाई से उधार पे, तो ये आपकी क्रेडिट, उधार की ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। तो आपकी ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ लिखा हुआ है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है कैश परचेजेस, कैश सेल्स एंड ऑल ट्रांजेक्शंस विद द वर्ड पेड इज मेंशन्ड आर टू बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। अगर कहीं कैश परचेज का वर्ड आता है या कैश सेल्स का आता है, या वो ट्रांजेक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है भाई पेड है, सही है, तो वो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अज्यूम करेंगे कि भाई कैश की ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो ये कैश पे किया हुआ। गुड सोल्ड फॉर कैश, तो ये कैश की ट्रांजेक्शन है। नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म, जहाँ पर पर्सनल नेम आ जाए, यानी कि मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, जैसे अली, हमज़ा, उबैद,
करीम, आबिद, इस तरह का कोई भी नाम आ जाए आपके पास, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एक रीज़न हो सकता है। और द नेम ऑफ द फर्म, जैसे कि फर्म का मतलब कंपनी, फर्म में आपके पास कोई नाम आता है भाई, यूनिलीवर का नाम आ गया, ठीक है, एंग्रो का नाम आ गया, पीएसओ का नाम आ गया, मैकडोनल्ड्स का नाम आ गया, तो ये जो नाम है कंपनी के, या तो ये लिखे हुआ जाए, और द वर्ड ऑन अकाउंट, या तो ऑन अकाउंट का वर्ड लिखा हुआ जाए या ऑन क्रेडिट का वर्ड लिखा हुआ आ जाए। तो ये भी अगर आपके पास वर्ड्स लिखे हुए आते हैं तो इन सब क्या निशानी शो करती है, सब क्या हमें बताना चाहते हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये है आपकी उधार की ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उधार की ट्रांजेक्शन की निशानी ये सब आपको मैंने अंडरलाइन कर दी है, और जो कैश की ट्रांजेक्शन है उसकी भी निशानी आपको बता दी ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, गुड सोल्ड टू मिस्टर साकिब फॉर 50,000, तो देखें यहाँ पर मिस्टर साकिब आगे लिखा हुआ, तो ये क्या है, पर्सनल नेम आ गया, तो ये उधार की ट्रांजेक्शन है। व्हेन द बोथ कैश एंड पर्सनल नेम आर मेंशन इट विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। अगर पर्सनल नेम भी आ जाए और साथ में कैश भी लिखा हुआ जाए तो फिर इसको हम उधार की ट्रांजेक्शन नहीं समझेंगे, हम समझेंगे ये उधार की नहीं, ये क्रेडिट, ये कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। अच्छा, क्लासिफिकेशन जर्नल, हमारे पास जर्नल, जर्नल का मतलब है कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो हम किस फॉर्म में कर सकते हैं। एक तो हम जनरल जर्नल में करते हैं और इसको स्पेशल जर्नल में। हमारे पास जर्नल दो तरह के हैं, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल, एमसीक्यू उसमें आ सकता है। अच्छा, जनरल जर्नल को अगर आप देखें तो पेन चेंज कर लेगा, तो हमारे पास जो है दो तरह के जनरल है, जनरल जनरल और स्पेशल जनरल। अच्छा, जनरल जनरल आपके पास में अगर आप देखें तो जनरल जनरल में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास सिर्फ जनरल में एक ही चीज़ आती है, सिर्फ जनरल, और बी में हमारे पास स्पेशल जनरल आता है, और स्पेशल जनरल के अंदर हमारे पास ये एक, दो, तीन, तो अगर मैं थोड़ा सा और साफ कर लीजिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल जनरल में 5 जनरल आते हैं, ठीक है। जनरल जनरल हो गया, या कैश बुक हो गया, या आपके पास परचेज जनरल हो गया, सेल्स जनरल हो गया, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल हो गया, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जनरल। अभी ये थ्योरी के लिए, ये सब आपको एक एक चीज़ अकाउंटिंग की आगे आके जब चैप्टर्स आएंगे आपको पढ़ाई जाएंगे, अब इसे समझने के लिए आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अच्छा, जनरल जनरल क्या है, जनरल जनरल का फॉर्मेट क्या है, इट इज़ द इजीएस्ट टाइप ऑफ जर्नल विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारे पास जनरल का मतलब है कि हमने अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करना है, हमने जनरल में करना है, ठीक है। तो उसके वो कह रहे हैं कि जनरल जनरल वो एक बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। द आउटलाइन, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने गिवन है। एक डेट का कॉलम बनता है, एक पर्टिकुलर कॉलम बनता है, एक आपके पास एल एफ, एल एफ की जगह आप उसको पोस्ट रेफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। एल एफ की जगह आप उसको पोस्ट रेफरेंस भी लिख सकते हैं, पोस्ट रेफरेंस पी आर। और आपके पास डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है। अच्छा, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई डेट में आपने क्या करना है, इन दिस कॉलम, डेट वाला पढ़ो, द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल सेल हुई है 5 जनवरी को, तो आपने इसके अंदर 5 जनवरी लिखना होगा, आपने ऐसे लिखना होगा 5 जनवरी, ठीक है। 5 जनवरी में जनवरी पूरे लिखेगा, 5 जनवरी। इसी तरह से आपके पास द ईयर ऑफ द मंथ आर रिटन ऑन द टॉप, अगर वो ईयर वगैरह होगा मंथ को सबसे ऊपर लिख देंगे। पर्टिकुलर में आपने लिखना होगा इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट इज, द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन। नेम ऑफ द अकाउंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स कर रहा हूँ या मैं परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश मुझे मिल रहा है तो मैंने कैश लिख दिया, मैंने सेल्स मुझे मिल रही है मैंने सेल्स लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना है, ये मैं आपको बताऊँगा, अभी पूरा बनाना सिखाऊंगा, अभी तो हमसे थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये क्या है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा वर्क करेंगे, मैंने इस पर आपको पूरी ग्रिप करवानी है। अभी से फॉर्मेट समझा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, तो यहाँ तक ये काफ़ी, इतना इसको इस पर हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड
इज फर्स्ट रिटर्न, ठीक है। जो डेबिट वाला जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कैश, तो मैंने कैश यानी कि सबसे पहले लिखा है कैश, तो कह रहे डेबिट पहले लिखेंगे। आफ्टर लिविंग सम स्पेस इन द सेकंड लाइन, आफ्टर लिविंग सम स्पेस, देखिए ना मैंने ये जगह स्पेस दी है, मैंने कुछ जगह स्पेस दिया है। द अकाउंट टू बी क्रेडिट इज रिटर्न प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो है हमने क्रेडिट लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देके। आफ्टर ईच एंट्री, यानी कि ईच एंट्री, ये एक एंट्री बनी, ये क्या बनी, ये एक एंट्री बनी है, ये दोनों जो डेबिट क्रेडिट मैंने किया है। और देखिए डेबिट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका अमाउंट 1000 है तो मैं डेबिट में लिख दूंगा, और 1000 की मैंने ये भी, मैं फॉर एग्जाम्पल समझ लिया मैंने कैश 1000 की सेल्स की। आगे डेबिट क्रेडिट में क्यों लिखे हैं, ये इसके रूल्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अमाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट में इस तरह से आएगी, और डेबिट सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेबिट में लिखा है ना 1000 रुपये, तो मैंने इसको देखा यहाँ लिखा है। और क्रेडिट जो है वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा थोड़ा सा स्पेस देने के बाद, और ये एग्जाम यहाँ पर भी वर्डिंग में ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉल्ड नरेशन, हमने इसको लिखना होगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन देना होगा कि भाई हमने क्या किया है, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, कह रहे हैं ये नरेशन भी आपने देने, और इसके आपके पास 0.5 मार्क्स होते हैं। अगर ये पूरी एंट्री 2 मार्क्स की आती है, तो इसमें आपके पास जो डेबिट क्रेडिट है इसके 1.5 मार्क्स हैं, और जो नीचे आपने नरेशन लिखी है उसके आपके कितने मार्क्स हैं, आपके उसके हैं प्लस 0.5, तो 2 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गया। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ लेजर फोलियो, इसको पोस्ट रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है आपने ये भी बनाना होगा, इसमें आपने जो है ना वो पेज नंबर लिखना होता है कि भाई लेजर में कहाँ गया है, इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। फिर डेबिट अमाउंट, इन दिस कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटर्न, यानी कि अमाउंट जो डेबिट में आपने अमाउंट लिखना है वो इस कॉलम में लिखना है, और क्रेडिट में भी आपने अमाउंट लिखना है। ये तो फॉर्मेट हो गया। फिर इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे जनरल जनरल का, फिर आपको इंशाल्लाह और क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के, देखिए डेबिट क्रेडिट जो है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 2 मिनट सही है। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है, जहां से हम इसको डालते हैं, अच्छा यहाँ से ठीक है भाई। एवरी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, हर इवेंट, जो भी रीजन बन रहा है, जो भी सिनेरियो बन रहा है, और इवेंट टेक प्लेस हैज टू एस्पेक्ट, उसके दो पहलू हैं, दो उसके वजह हैं, दो उसके जो है ना वो पार्ट है, कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो पहलू होंगे, यानी कि उसका एक डेबिट भी होगा, हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट एक क्रेडिट, यानी कि डेबिट क्रेडिट लाजमी होगा हर ट्रांजेक्शन का। इन अकाउंटिंग डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड और एनी अकाउंट एंड रेफर्स टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि डेबिट लेफ्ट पे आता है और क्रेडिट आपका राइट पे आता है। तो अभी आपने फॉर्मेट में देखा ना, ये रहा, क्योंकि ये आपका किस पे आ रहा है, अगर आप अभी बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट, ठीक है। अच्छा, जो जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी ना करिएगा, इसको समझ लीजिएगा। पीटी वाला की बुक अगर आप ले लेंगे तो ये पीटी वाला की बुक में सारी थ्योरी मैंने वहीं से इसको मैंने कॉपी की है, इसलिए की है ताकि आप लोग जो हैं ईज़िली इसको समझ सके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है वो हैंडआउट्स जो आप लोगों को मिलते हैं और उसमें चीज़ें जो होती हैं ना वो इतनी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बुक्स में चीज़ें तकरीबन सारी कंप्लीट हैं, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे हम इसको रूल्स में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम मैंने आपको दिखाया कि एक राइट पे एक लेफ्ट पे, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में कि एसेट है हमारे पास, एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है और रेवेन्यू है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3, 4 और 5। ये मैं आपको बताया था मैंने कि भाई क्लासिफिकेशन हमने इसमें करनी होगी।
तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने ये देखना है कि ये जो एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू है, कि अगर ये बढ़ेंगे, इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ना, डिक्रीज का मतलब क्या है, कम होना। अगर आपका एसेट है, अभी एसेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे आके, इसकी पूरी थ्योरी है। फिलहाल ये समझे कि जब ऐसे आपका एसेट बढ़ेगा, ठीक है, एसेट आपका जब बढ़ेगा तो आपने इसको डेबिट में लिखना होगा, ठीक है। और जब आपका एसेट कम होगा तो आपने इसको क्रेडिट में लिखना होगा। इसी तरह से आपका एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो आपको डेबिट में लिखना होगा, और आपका एक्सपेंस कम होगा तो आपने इसको क्रेडिट में लिखना होगा। लायबिलिटी जब आपकी बढ़ेगी तो आपने इसको क्रेडिट में लिखना होगा, और नहीं, जब आपको बढ़ेगी तो आपने इसको डेबिट में लिखना होगा। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आपने उसको क्रेडिट में लिखना होगा, और जब आपकी कम होगी तो आपको उसको डेबिट में लिखना होगा। डिक्रीज का मतलब डेबिट। ये रूल्स जो हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा इस पे आऊँगा। अभी तो आपको इतने एक क्लियर नहीं होंगे रूल्स, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि भाई एसेट क्या है ये वो, तो ये इंशाल्लाह इस रूल के दोबारा हम आएंगे। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास एक। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट किसके बराबर है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही है, एसेट किसके बराबर है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस रखना होता है, सही है। अब इस इक्वेशन के ऊपर भी बात करेंगे हम आगे आके। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा हम इन चीज़ों को समझने के लिए कि एसेट क्या है, और ये आपके पास जो है लाइबिलिटीज़ क्या है। अच्छा, इसको मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ने वाली हैं, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पीटी वाला की बुक लाजमी ले लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई चीज़ समझ में आए मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।